नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। आइए शुरू करते हैं आज का सुनिए सच खास खबरों पर नजर डालते हुए। राहुल प्रियंका से मिले पायलट, सत्र के पहले सुलह के आसार। पर्यावरण मसौदे को राहुल ने बताया विनाशकारी, जावड़ेकर भड़के। कश्मीर में एक और बीजेपी नेता की हत्या, पार्टी में मची भगदड़। अखिलेश के बाद अब मायावती ने कहा परशुराम की लगाऊंगी मूर्ति। यूपी में जंगल राज, बच्ची से रेप, 4 दिन बाद भी पुलिस खाली हाथ। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विश्लेषण का सिलसिला शुरू करने का। लेकिन उसके पहले आपसे गुजारिश ये है कि अगर आप गोदी मीडिया को मानते हैं कि वो समाज के खिलाफ खड़ा है, गलत खबरें देता है, तो आप स्वतंत्र पत्रकारिता के साथ आइए, उसकी ताकत बनिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ ही के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार भुगतान कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं बड़ी खबरों के विश्लेषण का सिलसिला। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, राजस्थान में पायलट और गहलोत खेमों के बीच चल रहे सियासी रण में सोमवार को एक बड़ा परिवर्तन आया, बड़ा मोड़ आया। इंडिया टुडे के मुताबिक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली में सचिन पायलट से मुलाकात की है। कहा जा रहा है कि 2 से 3 घंटे तक ये बैठक चली। कहा जा रहा है कि एक बार और बैठक हो सकती है। अगली बैठक कांग्रेस हाला कमान गहलोत से बात करने के बाद कर सकता है। ये घटनाक्रम ऐसे वक्त में बेहद अहम है क्योंकि 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है और गहलोत सरकार इस दौरान विधानसभा में बहुमत भी साबित करने की तैयारी कर रही है। इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि पायलट और राहुल और प्रियंका के बीच बैठक सकारात्मक रही और जल्द ही ये सियासी संकट खत्म हो सकता है। जहां तक मुख्यमंत्री गहलोत की बात है तो उन्होंने गेंद हाईकमान के पाले में डाली हुई है। पत्रकारों के ये पूछने पर कि अगर पायलट गुट की ओर से कुछ विधायक आते हैं तो क्या आप उन्हें माफ करेंगे, इस पर गहलोत ने कहा था कि ये हाईकमान पर निर्भर करता है। अगर हाईकमान उन्हें माफ करता है तो मैं सबको गले लगाऊंगा। तो मामला ये है कि अब इतने दिनों तक अदावत चलने के बाद, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी चलने के बाद अब सुलह के रास्ते ढूंढे जा रहे हैं और सुलह हाईकमान के स्तर पर हो रही है। उसके प्रयास उस स्तर पर हो रहे हैं जिसमें ये उम्मीद की जा सकती है, जिसमें ये संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान वहीं हाथ डालेगा जहां पर सफलता की गुंजाइश होगी, क्योंकि फिर उसकी जो छवि है वो दरकती है, टूटती है और उसके बारे में राय और भी खराब बनती चली जाती है। तो मुझे लगता है कि एक ग्राउंड वर्क किया जा चुका है और उसके बाद प्रियंका और राहुल उनसे मिलने गए हैं और एक कोई सुलह नामा तैयार हो रहा है जिस पर दोनों पक्ष सहमत हो सकते हैं। तो ये बर्फ पिघल गई है, दोनों खेमे आसपास आएंगे। गहलोत ने बहुत करारा स्टैंड ले लिया था, पायलट को निकम्मा, नकारा वगैरह वगैरह कहा था, विश्वासघाती भी कहा था। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन राजनीति में सारी चीज़ें भुलाई जाती हैं अगर सत्ता को बचाना है और सत्ता को हासिल करना है। तो एक दूसरे के प्रति जो भी आरोप हैं, हो सकता है कि कुछ ही समय बाद आप उनको गले मिलते हुए टीवी स्क्रीन पर देखेंगे और समझ जाएंगे कि ये राजनीति के खेल कितने प्रहसनों के बीच से गुजरकर कहाँ पहुँच जाता है। खैर, ये अगर हो पाता है तो ये कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा होगा, कांग्रेस सरकार के लिए अच्छा होगा, कांग्रेस हाईकमान के लिए अच्छा होगा। बीजेपी के लिए निश्चित रूप से ये कोई अच्छा संदेश नहीं है, क्योंकि बीजेपी पर पूरा संदेश जा रहा था, बीजेपी पूरी कोशिश कर रही थी और एक तरह से ये माना जाएगा कि बीजेपी अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हुई, पायलट के साथ इतने विधायक तोड़ने में कामयाब नहीं हुई। तो ये एक बीजेपी और बीजेपी के हाई कमान यानी मोदी एंड शाह एंड कंपनी की एक तरह से विफलता के तौर पर दर्ज की जाएगी। और ये भी पैरेलल आप देखिए कि बीजेपी के अंदर भी इसको लेकर घमासान चल रहा है। वसुंधरा राजे दिल्ली आई हुई थी
वो नड्डा से मिल चुकी हैं, दूसरे नेताओं से मिल चुकी हैं, तो बीजेपी के अंदर फूट पड़ी हुई है। तो एक तरफ कांग्रेस एकजुट हो रही है, दूसरी तरफ बीजेपी में दरारें बढ़ रही हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिन 2 महीनों में राजस्थान में जो कुछ घटा है उसने बहुत सारे राजनीतिक परिवर्तनों को जन्म दिया है। लेकिन अभी हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, देखना चाहिए कि जो कोशिश राहुल और प्रियंका कर रहे हैं वो परवान चढ़ती है नहीं चढ़ती, क्योंकि राजनीति में कहा जाता है कि प्याले के होठ तक पहुंचने के बीच भी बहुत सारे किंतु परंतु होते हैं, तो उसकी गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। तो कुछ समय दीजिए, हो सकता है इधर भी पलड़ा झुक सकता है और उधर भी। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पर्यावरण प्रभाव आकलन के मसौदे को लेकर सोमवार को सरकार पर फिर से निशाना साधा और कहा कि इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने ट्वीट करके आरोप लगाया कि EIA यानी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 2020 के मसौदे का मकसद देश की लूट है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि ये एक और खौफनाक उदाहरण है कि भाजपा सरकार देश के संसाधन लूटने वाले चुनिंदा सूट बूट वाले मित्रों के लिए क्या क्या करती जा रही है। राहुल गांधी ने कहा, देश की लूट और पर्यावरण की तबाही को रोकने के लिए EIA 2020 का मसौदा वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने रविवार को भी लोगों से अपील की थी कि वे नए पर्यावरण प्रभाव आकलन 2020 मसौदे के खिलाफ प्रदर्शन करें, क्योंकि ये खतरनाक है और अगर अधिसूचित होता है तो इसके दीर्घकालिक परिणाम विनाशकारी होंगे। गौरतलब है कि पर्यावरण मंत्रालय ने इस साल मार्च में EIA के मसौदे को लेकर अधिसूचना जारी की थी और इस पर जनता से सुझाव मांगे गए थे। इसके तहत अलग अलग परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी देने के मामले आते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें जो प्रावधान किए गए हैं उससे पर्यावरण को खतरे में डालकर उद्योगपतियों को मंजूरी दी जा सकती है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचने का मतलब ये होता है कि सबसे कमजोर तबकों का सबसे अधिक नुकसान। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि पर्यावरण के कायदों का उल्लंघन करके कहीं बांध बनाया जाता है तो क्षेत्र में पानी भरने पर गांव खेत डूब जाते हैं, फिर जंगलों में पेड़ों की कटाई होने पर आदिवासियों की आजीविका भी छिन जाती है, कई प्रजातियां तो लुप्त ही हो जाती हैं। वहीं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल के बयान को अनावश्यक बताते हुए कहा कि वे लोग आपत्ति जता रहे हैं जिन्होंने अपने शासनकाल में परामर्श के बिना बड़े फैसले लिए थे। इसके साथ ही जावड़ेकर ने कहा कि ये अंतिम अधिसूचना नहीं है, कोरोना वायरस के कारण इसे लेकर सार्वजनिक परामर्श के लिए नियमानुसार 60 दिन की जगह 150 दिन दिए गए हैं। जावड़ेकर ने कहा कि EIA मसौदे को लेकर हमें हजारों सुझाव मिले हैं जिनका हम स्वागत करते हैं। हम उन सुझावों पर विचार करेंगे, फिर कोई फैसला करेंगे और अंतिम ड्राफ्ट के साथ आएंगे। इसलिए सिर्फ ड्राफ्ट पर उलझने वाले लोग उचित व्यवहार नहीं कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि ये ड्राफ्ट क्यों बनाया जा रहा है, ये ड्राफ्ट बनाने का मकसद क्या है, एजेंडा क्या है, क्योंकि जो 2006 में ड्राफ्ट बना था जिस पर अभी तक काम हो रहा था वो काफ़ी सख्त था। बहुत उसमें ऐसे प्रोविजन थे कि किसी भी तरह से पर्यावरण को नुकसान ना होने पाए और लोगों के स्वास्थ्य पर असर ना पड़े। जो आदिवासी हैं, जो जंगलों और पहाड़ों के आसपास रहते हैं, उनके अधिकारों का उल्लंघन ना हो, उनको सुनवाई का अधिकार मिला हुआ था कि अपनी बात रख सकें किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये सारे प्रावधान इस ड्राफ्ट में क्यों ढीले कर दिए गए हैं, उनको क्यों लचीला बनाया गया है, उसमें इतनी सारी छूटें क्यों दी जा रही हैं जिससे उद्योगपतियों के लिए सब कुछ आसान हो जाए। उद्योग लगाना, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर फिर पेनल्टी भर के मुक्त हो जाना, ये तमाम तरह की चीज़ें इस ड्राफ्ट में हैं। और इसको राहुल गांधी को किनारे कीजिए, वो तो राजनीति कर रहे होंगे इसको लेकर, लेकिन पर्यावरणविद क्या कह रहे हैं, विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं, इस पर गौर किया जाना चाहिए। और ये साफ लगता है इस अगर ड्राफ्ट को आप गंभीरता से पढ़ेंगे कि इसका इस्तेमाल सरकार अपने मित्रों को या उद्योग जगत को और कारोबारियों को एक खुली छूट देने की कोशिश कर रही है कि आप जो चाहे कर लो, जहाँ चाहे खनन कर लो, जहाँ चाहे फैक्ट्री लगा लो, और जिस भी तरह की फैक्ट्री लगा लो जहाँ हम बहुत सारे ऐसे माना जाता है कि जंगलों के आसपास सीमेंट वगैरह के कारखाने नहीं होने चाहिए, लेकिन इसमें इस तरह की छूटें भी दी जा रही हैं। परिभाषित इस तरह से उद्योगों को किया जा रहा है
कि कोई भी किसी भी तरह की फैक्ट्री वहाँ लग सकती है। तो ये बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो आपत्तिजनक हैं, इनका विरोध होना चाहिए। और ये जो दलील दी है जावड़ेकर साहब ने कि हमने इतने दिन दिए हैं, दरअसल उन्होंने कोरोना काल का फायदा उठाने की कोशिश की है। ये समय नहीं था, इस पर बहस हो ही नहीं सकती देश भर में, क्योंकि लॉकडाउन चला 2 महीने और उसके बाद हम जानते हैं कि बहुत सारे राज्यों में अभी भी लॉकडाउन चल रहा है। इसके अलावा ये जो तारीख बढ़ाई भी गई है इसकी, ये कर्नाटक हाई कोर्ट के बदौलत बढ़ाई गई है। सरकार तो बढ़ाने के लिए तैयार नहीं थी 30 जून के आगे, लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के बाद ये 13 अगस्त तक बढ़ाई गई है। और अभी भी चूंकि माहौल नहीं है इसलिए बहस नहीं हो पाएगी, इसलिए बेहतर होता इस ड्राफ्ट को फिलहाल छोड़ दिया जाता, इस पर चर्चा ही न की जाती। जब माहौल सामान्य हो तब बात करके फिर इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए था। अगली खबर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेताओं पर हमलों का सिलसिला रुक नहीं रहा है। रविवार को भी कश्मीर के बड़गाम में पार्टी के एक नेता को संदिग्ध आतंकवादियों ने गोली मार दी। वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद पार्टी के कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। समझा जाता है कि आतंकवादी खौफ का माहौल बनाना चाहते हैं और इसीलिए वे बीजेपी नेताओं को ज्यादा निशाना बना रहे हैं। हाल के दिनों में 4 ऐसे हमले हुए हैं जिनमें बीजेपी नेताओं को निशाना बनाया गया है। पिछले एक हफ्ते में ये तीसरा ऐसा हमला है। बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के बड़गाम जिला अध्यक्ष अब्दुल हमीद नजार पर रविवार को तब हमला हुआ जब वो मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। 4 दिन पहले ही 6 अगस्त को कुलगाम जिले में आतंकवादियों ने बीजेपी के सरपंच सज्जाद अहमद खांडे की काजी गुंड में गोली मारकर हत्या कर दी थी। वो बीजेपी के कुलगाम जिले के उपाध्यक्ष थे। इससे एक दिन पहले ही आतंकवादियों ने कुलगाम जिले के ही अखरान के बीजेपी सरपंच आरिफ अहमद पर हमला कर दिया था। इस हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पिछले महीने बांदीपुरा जिला में पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष वसीम बारी, उनके पिता और भाई की हत्या कर दी गई थी। इन ताबड़तोड़ हमलों के बाद बीजेपी के नेताओं के इस्तीफे आने लगे हैं। रविवार को ही 4 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफे दे दिए हैं। इससे पहले भी जब सरपंच सज्जाद की हत्या हुई थी तब भी 4 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी थी। तो 2 चीजें हैं। एक तो निश्चित रूप से बीजेपी जिस तरह से राज्य की राजनीति को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रही है, बाकी दल सक्रिय नहीं हैं। बीजेपी के नेताओं को संरक्षण मिल रहा है, सुरक्षा मिल रही है, इसलिए वो सक्रिय हैं। तो ये खटक रहा होगा। आतंकवादियों को बीजेपी की पॉलिटिक्स से वो परिचित है। बीजेपी ही वो पार्टी है जिसने धारा 370 हटाई है, जिसने 35A हटाया है। तो निश्चित रूप से गुस्सा उनके प्रति है। लेकिन जो मारे जा रहे हैं आप देखिए कि सारे मुस्लिम हैं, इनमें कोई हिंदू नहीं है। केवल इसलिए मारे जा रहे हैं कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। तो ये साफ तौर पर ये दिख रहा है कि ये बीजेपी पर अटैक किया जा रहा है, आतंकवादियों के जरिए हिंसा का सहारा लिया जा रहा है और ये हत्या की राजनीति वहाँ चल रही है आतंकवादियों के जरिए। लेकिन बीजेपी के लोगों को भगदड़ नहीं मचानी चाहिए, उन्हें डटे रहना चाहिए। उन्हें देश के हित में, राष्ट्र के हित में, जैसा कि वो हमेशा कहते हैं, उन्हें डटे रहना चाहिए। आतंकवाद से मुकाबला करना चाहिए। उनकी सरकार को उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए ताकि वो लड़ सकें। इसमें ये भागने से तो ये संदेश जाएगा कि बीजेपी जो है वो डरपोकों की पार्टी है और ऐसे मौक़ों पर जब उसे खड़े होना चाहिए तब वो खड़े होने के बजाय पीठ दिखा रही है। अब आज की अगली बड़ी खबर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में इन दिनों ब्राह्मणों को रिझाने के चल रही राजनीति में मायावती भी कूद पड़ी हैं। मायावती ने कहा है कि जब प्रदेश में बसपा की सरकार आएगी तो ब्राह्मणों के देवता परशुराम की मूर्ति बनवाएंगी। उन्होंने इस दौरान समाजवादी पार्टी की मंशा पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी को भगवान परशुराम की मूर्ति लगवानी थी तो अपनी सरकार में लगवाते। उन्होंने कहा कि सपा कहती है लेकिन बसपा करके भी दिखाती है। बसपा की सरकार में सपा की तुलना में बड़ी मूर्ति लगवाई जाएगी। बता दें, इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा था कि सपा सरकार आने पर उत्तर प्रदेश के हर जिले में भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाई जाएगी और लखनऊ में 100 फुट की महर्षि परशुराम की प्रतिमा लगेगी। माना जा रहा है कि विकास दुबे एनकाउंटर के बाद ब्राह्मण वर्ग योगी सरकार से नाराज हो गया है। ऐसे में विपक्षी दल अलग अलग पैंतरों से ब्राह्मण वर्ग को लभाने में जुट गए हैं। कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस नेता जतिन प्रसाद ने सीएम
योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर परशुराम जयंती पर अवकाश को बहाल करने का अनुरोध किया है। इससे पहले से भी वो ब्राह्मण चेतना परिषद के तहत ब्राह्मणों को लुभाने में जुटे हुए हैं। बता दें कि आखिरी बार 1931 में जाति आधारित जनगणना के अनुसार यूपी में ब्राह्मणों की तादाद 9% के आसपास है। हालांकि इसके बावजूद इनकी समाज पर मजबूत पकड़ है और सभी बड़े बड़े ओहदों पर इस जाति वर्ग के लोग देखे जा सकते हैं। तो जो एनकाउंटर योगी सरकार के दौरान चल रहे हैं और जिस तरह से ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं, ब्राह्मणों को निशाना बनाया गया है, उससे ब्राह्मण समाज में एक खलबली तो है और उस खलबली को वोटों में तब्दील करने के लिए तमाम पार्टियां जुट गई। सबसे पहले प्रियंका गांधी ने एक तरह से इसकी कोशिश की, ब्राह्मणों से जुड़ने की कोशिश की, और जब इन दोनों दलों को लगा कि अरे ये तो गड़बड़ हो रहा है, कहीं प्रियंका गांधी के साथ न ब्राह्मण चले जाएं, तो समाजवादी पार्टी ने परशुराम को उठा लिया। फिर अब बहन मायावती भी कूद पड़ी हैं। तो अब सबको वो ब्राह्मण वोट चाहिए, क्योंकि वो एडिशनल 9% वोट जिसके साथ जुड़ जाएगा। हालांकि 9% वोट तो किसी के साथ नहीं जाता है, लेकिन ये उम्मीद है कि उसमें से जितना भी हिस्सा जिसके हाथ में आ जाएगा वो उतनी मजबूत होती जाएगी। तो ये एक होड़ इन तीनों पार्टियों के बीच में शुरू हो गई है। लेकिन ये समझने की बात है कि ब्राह्मणों में गुस्सा भले हो, लेकिन वो बीजेपी से मोह भंग नहीं हुआ है, क्योंकि जो बीजेपी की राजनीति है दरअसल में वो असली ब्राह्मणवादी राजनीति है, जिसमें ब्राह्मणवाद जमकर स्थापित है। और ऐसा नहीं है कि योगी राज में ब्राह्मणों की बहुत उपेक्षा हो रही हो। तमाम बड़े पदों पर या तो क्षत्रिय ठाकुर बैठे हैं या ब्राह्मण बैठे हैं, और ब्राह्मणों का तो पहले से ही कब्जा रहा है उत्तर प्रदेश में या पूरे देश के जो महत्वपूर्ण पद हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो या दूसरे संस्थान हो, तो ब्राह्मणों का एक वर्चस्व रहा है, उसमें कोई संदेह नहीं। और ये जो राजनीति देश भर में चल रही है उससे सवर्णों और खासतौर पर ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ा है। तो ये जो तीनों पार्टियां आपस में गुत्थम गुत्था हो रही हैं, दरअसल वो वोट इनके पास आना नहीं है, वो बीजेपी के पास ही रहना है, क्योंकि मंदिर निर्माण की राजनीति है, मुस्लिम विरोध की राजनीति है, ये सब ब्राह्मणवाद को सूट करती है, तो वो वहां से हिलेंगे नहीं, ये मानकर चला जा सकता है। और अब अंतिम खबर की तरफ आते हैं। उत्तर प्रदेश में जंगल राज बदस्तूर कायम है। हापुड़ जिले में पिछले गुरुवार को एक 6 साल की बच्ची का अपहरण करके उसके साथ बर्बरता के साथ रेप किया गया। 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी मामले में एक भी गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। पुलिस ने बच्ची के परिवार और पड़ोसियों के साथ बातचीत के बाद 3 स्केच जारी किए हैं जो एक ही व्यक्ति के हो सकते हैं। जानकारी है कि बच्ची को दिल्ली से 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित गढ़मुक्तेश्वर इलाके में उसके घर के सामने से अगवा कर लिया गया था। कथित रूप से बाइक पर सवार एक व्यक्ति ने बच्ची को अगवा किया था, जिसके बाद परिवार ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बच्ची अगले दिन सुबह अपने गांव में कुछ ही दूर झाड़ियों में मिली थी। वो बेहोश थी और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत तो स्थिर है, लेकिन खतरा अभी बना हुआ है। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद स्पष्ट हुआ है कि बच्ची के साथ रेप की घटना हुई है। बच्ची को इलाज के लिए मेरठ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां उसकी एक सर्जरी भी हो चुकी है। कॉलेज के प्रिंसिपल एसके गर्ग का कहना है कि बच्ची को लंबे समय तक के लिए इलाज की ज़रूरत है। हो सकता है कि हमें और सर्जरी भी करनी पड़े। उत्तर प्रदेश को एनकाउंटर प्रदेश बनाने के बाद भी प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त मालूम होने लगी है। आए दिन अपहरण, बलात्कार और हत्या की खबरें आ रही हैं। अभी कुछ दिन पहले कासगंज में भी जेल से जमानत पर बाहर आए बलात्कार के आरोपी ने पीड़िता और उसकी मां को ट्रैक्टर से कुचल दिया था और हत्या की खबरें तो आम हो गई हैं। तो ये बहुत साफ दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक जंगल राज है। मंदिर निर्माण, सीए के खिलाफ कार्रवाई की आड़ में इस सब को छिपाया जा रहा है और स्पष्ट रूप से योगी आदित्यनाथ की सरकार नाकाम हो गई है इन अपराधों को नियंत्रण पाने में। भले ही उसने 1,500-2,000 एनकाउंटर कर डाले हों अपराधियों के नाम पर, बहुत सारे अपराधी अभी भी छुट्टा घूम रहे हैं, माफिया घूम रहे हैं, और इस तरह के अपराध तो उत्तर प्रदेश में लगातार हो रहे हैं। और ये बताते हैं कि उनका हौसला कितना बढ़ा हुआ है, पुलिस पर कितनी विश्वसनीयता है, कितनी साख है, पुलिस कितनी कारगर है।
तो ये उत्तर प्रदेश में जिसे राम राज का नाम दिया जा रहा है, दरअसल वो गुंडा राज में तब्दील हो चुका है। और इस तमाम घटनाएं हमें यही सोचने के लिए विवश करती हैं कि क्या मुख्यमंत्री योगी कभी उसे सुधार पाएंगे। और अब बुलेटिन के अंत में हम कोरोना से संबंधित खबरों पर एक नज़र डालेंगे। भारत में एक दिन में आए 62,000 से अधिक मामले, देश में संक्रमितों का आंकड़ा 22,55,000 के पार चला गया है। न्यूजीलैंड में पिछले 100 दिनों में एक भी नया मामला नहीं आया है। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 1,97,00,000 से अधिक पहुंच गया, मतलब 2 करोड़ छूने वाला है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और आप मुझे अनुमति दीजिए, कल आपसे इसी वक्त फिर मुलाकात होगी, कल की बड़ी खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।